हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हमारे पास रिवीजन का 11वां लेक्चर है, या फिर आप कह सकते हो कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व वाले यूनिट का दूसरा और लास्ट लेक्चर है। आज हमारा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे कल। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे, उत्तीर्ण भवे, यशस्वी भवे, शतायु भवे। और आप सबको एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है। और आपको पता है कि हमारी जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th रिवीजन 2025-26, उस प्लेलिस्ट को यदि आप फॉलो करते हो, उस प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ बोर्ड एग्जाम में, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इस बात की 100% श्योरिटी है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये क्वेश्चन है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। Fe डबल पॉजिटिव अपचायक है, Fe डबल पॉजिटिव अपचायक है, जबकि Mn ट्रिपल पॉजिटिव एक आक्सी कारक है। अब अपचायक का मतलब क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हो। तो ये बताना है पहला क्वेश्चन। पहले इसी का ही आंसर देख लेते हैं हम। यदि आप Fe डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो, ये डबल पॉजिटिव है, ये यहाँ 2 पॉजिटिव आना चाहिए। Fe डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6। 3d6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो Fe डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6। जबकि Fe ट्रिपल पॉजिटिव का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 3d5, क्योंकि यहाँ तो 2 इकाई धनावेश है, यहाँ 1 इकाई धनावेश, यानी यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन 6 में से निकल जाएगा तो 5 बचेंगे। तो आपका जो Fe डबल पॉजिटिव है वो Fe ट्रिपल पॉजिटिव में बदलना चाहेगा। और वो कब बदलेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यदि Fe डबल पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर Fe ट्रिपल पॉजिटिव बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना का मतलब इसका खुद का ऑक्सीकरण होता है Fe डबल पॉजिटिव का Fe ट्रिपल पॉजिटिव में। और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो होता है एक अपचायक। तो यहाँ जो Fe डबल पॉजिटिव है वो अपचायक की तरह काम करता है, क्योंकि ये 3d6 और 3d5, जब भी डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में डी आधा भर जाता है, ज़्यादा स्थायी होता है। तो साफ बात है कि Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव में बदलना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन निकालकर, क्योंकि जो डी में 5 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उसे प्राप्त होगी वो ज़्यादा स्थायी कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसलिए Fe डबल पॉजिटिव हमेशा चाहता है कि मेरे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और यदि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि उसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो समझो वो क्या है? एक अपचायक। जबकि आप यदि यहाँ बात करो Mn ट्रिपल पॉजिटिव की, Mn ट्रिपल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 3d4, काश डी में 5 होते। तो ये जो Mn ट्रिपल पॉजिटिव है वो Mn डबल पॉजिटिव में बदलना पसंद करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। जब डबल पॉजिटिव में बदलेगा, डी में 4 थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो डी में कितने हो जाएंगे? 5। तो Mn ट्रिपल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 होता है, जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इसलिए Mn ट्रिपल पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Mn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, जिससे उसे d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, जो ज़्यादा स्थायी है। इसलिए यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि Fe डबल पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करता है अपने अंदर से, इसलिए ये तो है अपचायक। क्योंकि जो खुद अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है उसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरों के लिए वो अपचायक है। और Mn ट्रिपल पॉजिटिव अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है, जोड़ना चाहता है, इसलिए उसका खुद का अपचयन होता है, वो दूसरों के लिए क्या होता है? ऑक्सीकारक। दूसरों के लिए क्या होता है? ऑक्सीकारक। तो ये बात बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर इस बात को लिख कर आए कि Fe डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है और वो एक इलेक्ट्रॉन निकालकर Fe ट्रिपल पॉजिटिव में बदलता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है। और वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इसका मतलब उसका खुद का ऑक्सीकरण होता है और वो दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है। और इसका उल्टा होता है Mn ट्रिपल पॉजिटिव के साथ। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है, ध्यान रखना। सेकंड देखो,
इन्होंने कहा स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है एक संक्रमण तत्व है, किंतु जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है वो नहीं है। आपको पता है संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? जिनके पास अपूर्ण डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। यदि आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो इसका तो होता है 3d1 4s2, तो डी तो पूरा भरा हुआ नहीं है, इसका मतलब स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है। और यदि आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो इसका होता है 3d10 और 4s2। अब डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी डी पूरा भरा हुआ है। यदि डी उपकोष पूरा भरा हुआ है तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हम उसे संक्रमण तत्व नहीं मान सकते। डी ब्लॉक तत्व तो मान सकते हैं पर हम संक्रमण तत्व नहीं मान सकते। ठीक है बेटे, तो यही कारण है इसका, यही नीचे आपको आंसर में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण धातुएं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कारण बताना है। आपको बताया संक्रमण धातुओं या संक्रमण तत्वों की खासियत यह होती है कि ये परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। परिवर्ती संयोजकता और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या के कारण ही ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको, और यही बात नीचे उत्तर में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ये दूसरे का उत्तर है और ये तीसरे का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Fe डबल पॉजिटिव तथा Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है? तो आपको इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। Fe होता है, Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। 26 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3d6 और 4s2, यही तो होगा। अब हम बात करेंगे Fe डबल पॉजिटिव की। Fe डबल पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बनेगा? 3d6 बचेगा सिर्फ। और डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना जरा, 1 2 3 4 5 तो कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ? 4। और यदि हम Fe ट्रिपल पॉजिटिव की बात करें तो इसमें से आपको 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है। ठीक है, यानी डबल पॉजिटिव में तो ये 2 निकल गए, ट्रिपल पॉजिटिव की बात करें 2 तो ये निकलेंगे, 1 ये निकलेगा, 3d5। और डी में 5 कक्षक होते हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा। तो ज़्यादा अनुचुंबकीय Fe डबल पॉजिटिव नहीं है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव है। कैसे है? कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Fe ट्रिपल पॉजिटिव में ज़्यादा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। Zn डबल पॉजिटिव लवण रंगहीन होते हैं जबकि Ni डबल पॉजिटिव लवण रंगीन होते हैं। इसका कारण तो पता है ना भाई, Zn डबल पॉजिटिव के लवण रंगहीन इसलिए होते हैं क्योंकि Zn डबल पॉजिटिव में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। हमेशा कोई भी डी ब्लॉक तत्व रंगीन लवण या रंगीन आयन इसलिए बनाता है क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों में से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में संक्रमण कर जाते हैं, जिसे आप डी संक्रमण कहते हो। प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित रंग दैर्ध्य को अवशोषित करके, और जिस रंग या जिस तरंग दैर्ध्य को में अवशोषित करते हैं उसका जो पूरक रंग या पूरक तरंग दैर्ध्य है उसे वे परावर्तित करते हैं और वही रंग दिखाई देता है सबको। तो ध्यान रखना, Zn डबल पॉजिटिव रंगहीन इसलिए लवण बनाएगा क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि 3d10 होगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जबकि Ni डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो डी संक्रमण मिलेगा और रंगीन कलरफुल लवण और कलरफुल आयन ये बनाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, विलयन में Cu पॉजिटिव आयन रंगहीन है जबकि Cu डबल पॉजिटिव आयन रंगीन है। अब यदि आप Cu का कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉपर का ये होता है 3d10 4s1, यही तो होता है। अब देख लो आप Cu पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेगा ये वाला, तो 3d10 है, और 3d10 है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो डी संक्रमण नहीं होने का, ना प्रकाश अवशोषित होने का, ना परावर्तित होने का किसी भी रंग का प्रकाश। तो इसका मतलब Cu डबल पॉजिटिव आयन रंगहीन ही होगा।
जबकि आप Cu डबल पॉजिटिव आयन की बात करो तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा 3d9, और 9 में तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही भाई, 9 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तो नहीं बनने के, 9 में से 8 के तो जोड़े बन जाएंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही प्रकाश को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ठीक है ना, इसलिए वो कलरफुल होगा आयन। Cu डबल पॉजिटिव आयन आपको सबको पता है नीले रंग का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10वां, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। ये तो बनाने की विधि है, रासायनिक समीकरण याद करनी है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट की किसी की भी। डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक क्रिया का समीकरण लिखिए। ये तो सारे के सारे याद करने वाले क्वेश्चन हैं बेटे। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, किस तरह सोडियम क्रोमेट बनता है और वो किस तरह फिर सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका ऑक्सीकारक गुण बताना है, एक दो रिएक्शन, और इनकी संरचना भी पूछी थी डाइक्रोमेट आयन की। ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है, इन्हें लिख लिख कर समीकरणों को याद कर लेना। दो चीज हमारे कोर्स में, एक तो सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो भी है, और एक है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों के बनाने की विधि और रासायनिक गुण वाले मुख्य समीकरण आपको में याद होने चाहिए, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक का कार्य करती हैं क्योंकि ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित कर सकती हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बदल सकती हैं, संयोजकता को बदल सकती हैं। आयोडाइड आयन तथा परसल्फेट आयनों के बीच होने वाली क्रिया को Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन कैसे उत्प्रेरित करता है? चलो कोई बात नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के आने के चांस कम है, पर इसे याद करके जाना। इसका सेकंड पार्ट दे रखा, कोई 3 प्रक्रमों का उल्लेख करे जिनमें संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। तो कोई 3 रिएक्शन आपको ऐसी लिखनी है जिसमें उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया गया है। और देखो, इन्होंने कहा है आयोडाइड तथा परसल्फेट आयनों के बीच होने वाली अभिक्रिया को Fe ट्रिपल पॉजिटिव कैसे उत्प्रेरित करता है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के चले जाना। अब देखो, आयोडाइड, यहाँ देखो, आयोडाइड तथा परसल्फेट आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया निम्न है, 2I नेगेटिव प्लस S2O8 डबल नेगेटिव, यह है परसल्फेट आयन। Fe ट्रिपल पॉजिटिव जो है यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है, आयोडीन बनती है और सल्फेट, पर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फेट में। तो इसमें Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन जो है ना, इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका यह है कि ये Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन पहले आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे आयोडीन बनती है, और Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन अपने आप को Fe डबल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +3 थी, यहाँ +2 होगी, या तो कहो संयोजकता 3 थी 2 होगी। तो इसमें Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन में अपनी संयोजकता को घटाने की या ऑक्सीकरण संख्या को घटाने की प्रवृत्ति इसके अंदर है, टेंडेंसी है, इसीलिए तो ये उत्प्रेरक का काम करता है। फिर क्या होता है कि ये जो Fe डबल पॉजिटिव आयन यहाँ बने, ये परसल्फेट आयनों के साथ रिएक्शन करके फिर दोबारा से अपने आप को ट्रिपल पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट कर लेंगे और परसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको जो है ना, यदि ये 2 रिएक्शन भी लिख कर आ जाओगे आप, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसे, ये तो मुख्य रिएक्शन है कि जब आयोडाइड परसल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह आयोडीन और सल्फेट बनता है। Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैसे, ये 2 स्टेप में बताया कि कैसे करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि 3 एग्जाम्पल हमें ऐसे दे दो जिसमें डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का काम करते हो। तो आपको एक तो रिएक्शन ये याद रखनी है, 2SO2 प्लस O2 इजिकल टू 2SO3, यहाँ सिर्फ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिखना है आपको, सिर्फ रिएक्शन लिख दो, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये रिएक्शन आपके सबके याद है, N2 प्लस 3S2 इजिकल टू 2NH3, और यहाँ आप लिख सकते हो Fe लोहे का चूर्ण, Fe चूर्ण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ये लिखने की जरूरत नहीं, आयरन लिखो सिर्फ, कि लोहा जो है वो उत्प्रेरक का यहाँ काम करता है। और एक रिएक्शन ये लिख सकते हो कि 2KClO3 इजिकल टू 2KCl प्लस 3O2, तो यहाँ उत्प्रेरक कौन होता है, MnO2। अगली रिएक्शन लिखनी है आपको। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब मैग्नीज के एक ऑक्साइड A ये बनाने की विधि है, ये बनाने की विधि है, ठीक है। जब मैग्नीज के एक ऑक्साइड A को KOH के साथ ऑक्सीकारक की उपस्थिति में
गलाते हैं तथा जल में घोलते हैं तो गाढ़े हरे रंग का यौगिक बी प्राप्त होता है। यौगिक बी उदासीन या अम्लीय विलयन में असमानुपातित होकर बैंगनी रंग का यौगिक बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि है ये। यौगिक सी का क्षारीय विलयन पोटेशियम आयोडाइड विलयन को यौगिक डी में ऑक्सीकृत कर देता है तथा साथ में यौगिक ए भी बनता है। ए से डी तक के यौगिकों को पहचानिए तथा होने वाली अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको पक्का करके जाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें आपको रिएक्शन याद रखनी है। ये वास्तविकता में परमैंगनेट बनाने की विधि है। आप जो है ना ये 3 रिएक्शन बिल्कुल याद करके चले जाना, क्योंकि जो एनसीईआरटी से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन है उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में आपको मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि ए के साथ ये क्रिया करी तो बी बन गया, बी के साथ ये क्रिया करी तो सी बन गया। जैसे इन्होंने कहा ए तो हमारा है MnO2, बी है K2MnO4, सी है KMnO4 और डी है KiO3। अब MnO2 को जब क्षारीय माध्यम में, ये MnO2 है, क्षारीय माध्यम है KOH के साथ, और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में जब गर्म करा तो बी बन गया, यानी K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट आयन है इसे अम्लीय माध्यम में रखा तो क्या हुआ, MnO4 बन गया, MnO4 नेगेटिव, MnO2 और H2O, यानी ये बन गया परमैंगनेट। और MnO4 को जब जलीय विलयन में Ki प्रवाहित करा तो आपको फिर क्या मिल गया, KiO3D। तो ये 3 स्टेप आपको याद करने हैं बेटे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी हैं ABCD वाले, इन क्वेश्चन को लिख लिख कर पक्का करके जाना है आपको। उसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एनसीईआरटी का ये। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व भारी संक्रमण के अनेक तत्वों के अनेक गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, टिप्पणी कीजिए। प्रथम भाई संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। एक तो है 3D, एक 4D, एक 5D और एक 6D। ये हैं 4 श्रेणियां। तो ये जो हैं ये तो हल्के संक्रमणीय तत्व हैं, ये हैं भारी संक्रमणीय तत्व। इसे पहली श्रेणी, इसे दूसरी, इसे तीसरी और इसे चौथी श्रेणी आप कह सकते हो। 4 ही श्रेणियां हैं संक्रमण तत्वों की या डी ब्लॉक तत्वों की। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3D श्रेणी के तत्व हैं या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इनके गुण बाकी जो भारी संक्रमण तत्व हैं उनसे कुछ अलग होते हैं। कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। देखो भारी संक्रमण तत्व यानी 4D, 5D तथा 6D श्रेणी के तत्व हैं। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों से इनके गुणों में भिन्नता के निम्न कारण हैं। क्यों भिन्नता दिखाई देती है गुणों में? पहला कारण यह है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D के तत्वों की तुलना में इनके संगत भारी संक्रमण तत्वों यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D का परमाणुवीय आकार बड़ा होता है। यानी 3D सीरीज के परमाणु छोटे हैं, 4D और 5D के बड़े हैं साइज में। यद्यपि 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी के तत्व अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, पर हमें पता होना चाहिए कि जो 3D सीरीज के तत्व हैं उनसे बड़े हैं 4D और 5D के। इसलिए गुणों में एक तो भिन्नता ये हो जाती है, परमाणु त्रिज्या कह दो या परमाणु का आकार कह दो, 3D सीरीज के तत्वों से बड़ा होता है 4D और 5D सीरीज के तत्वों का परमाणुओं का साइज। दूसरा कारण 3D श्रेणी तथा 4D श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी की अपेक्षा इनके संगत 5D श्रेणी के तत्वों का आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। यानी 3D श्रेणी के बाद आप 4D और 5D में आओगे तो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव अधिक होता है, इसलिए भी गुणों में भिन्नता आपको देखने को मिलती है। नंबर 3, 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी 3D श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। यदि 3D श्रेणी के तत्वों की कणन एंथैल्पी या परमाणुकरण एंथैल्पी जो भी आप उसे कहते हो उसे देखते हो तो ये कम होगी, और 4D और 5D के तत्वों की परमाणुकरण या कणन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। उसके बाद नंबर 4, भारी संक्रमण तत्वों के क्वथनांक तथा गलनांक 3D श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा उच्च होते हैं। ठीक है बेटे, ये 4 अंतर बताए, इसलिए गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, जब Mn का एक भूरा यौगिक रंग का लवण A HCl अम्ल से क्रिया करता है तो गैस B प्राप्त होती है।
आधिक्य में यह गैस अमोनिया से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक लवण सी बनाती है। ABC को पहचानिए तथा होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इन्होंने कहा कि MnO2 मैग्नीज का एक भूरे रंग का यौगिक है, और MnO2 के जब आपने MnO2 का रिएक्शन जब आपने करा किसके साथ, MnO2 का जब आपने रिएक्शन करा MnO2 का रिएक्शन करा HCl के साथ, तो क्या बना, क्लोरीन गैस। इन्होंने कहा कि MnO2 मैग्नीज का एक भूरे रंग का यौगिक है, लिखने की जरूरत नहीं है। यह HCl के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है, तो आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। MnO2 तो A है, HCl के साथ रिएक्शन करी, क्लोरीन बन गई। क्लोरीन गैस अमोनिया से अभिक्रिया करके एक विस्फोटक पदार्थ। अभी जो गैस बनी उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा तो NCl3 बना। ये एक विस्फोटक पदार्थ है। A, B और C की पहचान करनी थी, 2 रिएक्शन आपको लिखनी है। इस क्वेश्चन को भी पक्का करके जाना है। ये क्वेश्चन 2025 में आया ना, ये आया 2025 में। इस अब मतलब ऐसा मत सोचना कि कोई क्वेश्चन 2025 में आ गया तो 2026 में आने का नहीं, क्योंकि 2025 में भी 7-8 सेट थे परीक्षा के। जो पेपर होता है वो एक बार एक बच्चे ने अभी 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा कि सर इतने सारे क्वेश्चन 2025 में कैसे आ गए होंगे। तो कोई पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश में, आपका जो भी स्टेट है, पूरे स्टेट में कोई केमिस्ट्री का एक ही पेपर बना होगा। एक स्टेट में 7-7, 8-8 सेट बनते हैं। जो बड़ा राज्य होता है 7-7, 8-8 तरह के सेट बनते हैं एक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो जब 7-8 तरह के सेट बने तो वे तो कहीं कोई सा क्वेश्चन आ रहा, कहीं कोई सा। तो 2025 में जो क्वेश्चन आए वे अब भी आ सकते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां। लेंथेनाइड तत्वों को 2 उदाहरण दीजिए, तो दे दोगे लेंथेनाइड के। इनके 2 मुख्य उपयोग भी बता दोगे। ये तो क्वेश्चन कर दोगे आप, याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम 3 पॉजिटिव। वैसे आपको पता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, तो 24 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D4 4s2, ये होगा। अब 3 इकाई धनावेश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये निकाल दो और एक यहां से निकाल दो, तो 3D3 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना होगा, 3D3। और सीरियम 4 पॉजिटिव, बता दोगे। ये देखो कहाँ है, ये तो 3D3 है, सीरियम 4 पॉजिटिव है। सीरियम से लुटीशियम तक लेंथेनाइड्स होते हैं ना, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, देखो यही लिख देता हूँ 4f1, क्योंकि पहला ही है लेंथेनाइड। 5d1 6s2 ये होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4। ये भी गए दोनों, ये भी गया और ये भी गया, तो अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जीनॉन जैसा। जीनॉन का ऐसा ही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन है क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र। ये सवाल परीक्षा में आपके आएगा, ध्यान रखना। ये दोनों संरचना सूत्र आपको आने चाहिए, क्रोमेट आयन के और डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र बनाने आने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं, इनके प्रमुख उपयोग लिखिए। आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग के 7वें आवर्त से जिन 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे श्रेणी के रूप में रखा गया है उन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनियम के पास से उठाया ना इन्हें, इसलिए इनके उपयोग बताने हैं आपको। याद करने वाला क्वेश्चन है, पहले भी कई बार मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मिश्र धातुएं क्या हैं। लेंथेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए, इसके उपयोग भी लिखिए। तो मिश्र धातु तो आपको पता है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर कोई समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है मिश्र धातु यानी एलॉय विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं जो कि धातुओं को मिश्रित करने से प्राप्त होते हैं। ये समांगी ठोस विलयन होते हैं। मिश्र धातुओं के निर्माण में वे परमाणु भाग लेते हैं जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर होता है। संक्रमण धातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों में समानता तथा इनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण ये मिश्र धातुओं का निर्माण सरलता से करती हैं। मिश्र धातु कठोर और उच्च गलनांक वाली होती हैं। मिस मेटल एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें लेंथेनाइड धातुएं भी सम्मिलित होती हैं। इनमें 95% लेंथेनाइड धातु जैसे LaCeND आदि, 5% Fe तथा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम के अंश होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से लाइटर के फ्लीट में किया जाता है, ठीक है। लाइटर तो पता है आपको, जिससे आप गैस का चूल्हा जलाते हो,
इसके अतिरिक्त दुर्लभ मृदा तत्वों को प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया हमारे 4 नंबर वाले। 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमने देख लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन आया है। पहला देखो, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, है ना। इसका डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा देनी है, बतानी 4 सीरीज है। एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में बताना है। उसके बाद नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों के लिख दोगे आप, ठीक है। हाँ, चुंबकीय गुण और विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं, ये तो क्वेश्चन कई बार हो गया हमारा। डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व, देखो चुंबकीय गुण और परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि उनमें जो डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। जहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय हो गई। दूसरा, संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि संक्रमण धातुओं में बाहरी कक्षा के एस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सेकेंड लास्ट कक्षा के डी इलेक्ट्रॉन भी धात्विक बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके कारण एक मजबूत धात्विक बंध द्वारा परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। संक्रमण धातुओं के और वे मजबूती से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें अलग अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, जिसे आप कणन एंथैल्पी कहते हो। तो इसलिए कणन एंथैल्पी का मान ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनमें मजबूत धात्विक बंध पाया जाता है। नंबर 3, जिसे तोड़ना मुश्किल है। नंबर 3, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि इनमें इनके जो n-1 डी उपकोष हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किसी रंग को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे आप डी संक्रमण कहते हो। और इस संक्रमण के कारण वे प्रकाश के जिस रंग को या जिस तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं उसका पूरे रंगों में परावर्तित करते हैं और वही रंग दिखाई देता है। नंबर 4, संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसलिए। ठीक है, इन्होंने कहा संक्रमण तत्व क्या है स्पष्ट कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो, ऊपर वाला देखो। और संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, पता चल गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के डी संक्रमण के कारण। संक्रमण धातुएं अथवा आयन इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं अनुचुंबकीय? 2025 में आया देखो। अनुचुंबकीय इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं n-1 डी उपकोष में, है ना। सारे क्वेश्चन पढ़े हुए भाई, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। फिर जब हम ढंग से एक बार देख लेते हैं ना, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं थ्योरी के बाद, तो हमें पता चलता है वही क्वेश्चन आ रहे, वही शॉर्ट फॉर्म में भी, लॉन्ग फॉर्म में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। गलनांक तथा क्वथनांक संक्रमण तत्वों के उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें मजबूत धात्विक बंध पाया जाता है। आयनन ऊर्जा, आपको पता है कि इधर को जाने से आयनन ऊर्जा क्या होगी? आयनन ऊर्जा बढ़ेगी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि साइज घटेगा। तो आयनन ऊर्जा और गलनांक क्वथनांक के बारे में लिखना है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। और ये आयनन ऊर्जा के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड क्या हैं, उनके नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइड के आकार में कमी क्यों आती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन आप क्या कहते हो। उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर इसमें एक कमी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो इन्होंने कहा ना कि सारे लैंथेनाइड के नाम लिख दो और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लिख देंगे, F1 F2 F3 F4 F5, वो तो पता है आपको, ऐसे लिखते चले जाएंगे सीरियम से लेके लुटीसियम तक। तो सीरियम से लेके लुटीसियम तक के आप नाम लिख सकते हो, नाम क्या, संकेत लिख लो बस, और उनका F1 F2 F3 F4 F5 लिखते चले जाओ। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, F में 1 से 14 तक, D में 4, F में 1 से 14 तक, 5D में 0 से 1 और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर इन्होंने अथवा करके दिया, लैंथेनाइडो द्वारा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। भाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो बिल्कुल पक्की है, +4 भी दिखा देते हैं। तो लैंथेनाइड का इंट्रोडक्शन देना है पूरा, ठीक है, लैंथेनाइड का पूरा इंट्रोडक्शन देना है इसमें।
5वां क्वेश्चन 2024 का है, लेंथेनाइड आकुंचन, और लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन भी पूछा था उस लास्ट वाले क्वेश्चन में, और इसमें भी पूछ लिया। लेंथेनाइड आकुंचन की स्पष्ट रूप में व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो लेंथेनाइड आकुंचन और एक पूछ लिया इन्होंने संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं। ठीक है, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, दोनों के कारण आपको पता है। लेंथेनाइड संकुचन का कारण भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए क्यों। नंबर 1, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है। भाई D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि D में एक इलेक्ट्रॉन है, यदि वो निकाल दिया जाए तो D में 0 हो जाएंगे, और 0 होने पर एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा। तो कौन नहीं चाहेगा स्थायी होना। तो D में एक इलेक्ट्रॉन है, वो निकल गया तो D0 हो गया, और D की 3 स्थितियां हैं जो स्थायी हैं, D0, D5 और D10। तो D0 विन्यास जैसे ही प्राप्त होगा तो स्थायित्व प्राप्त होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यदि स्थायित्व मिल रहा है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर तो, इसलिए तो कहते हैं D1 अस्थायी है। अगला है Cr डबल पॉजिटिव अपचायक है, जबकि Mn ट्रिपल पॉजिटिव ऑक्सीकारक है। अभी तो पढ़ गए हम इसे क्वेश्चन को, सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था। नंबर 3, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करता है। ऑक्साइड में तो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव, और फ्लोराइड में होता है F डबल नेगेटिव। अब देखो, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब इन्हें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने हैं। धातु कौन होती हैं जिनकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब वो देगा तो लेने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो। तो आपको पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों विद्युत ऋणात्मकता इनकी बहुत ज्यादा है, और जब इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी इनके अंदर ज्यादा होती है। इसलिए जब भी कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है ना, तो या तो वो ऑक्साइड बना रही होती है या तो फ्लोराइड, यानी वो धातु या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही होती है या फ्लोरीन के साथ। इसका कारण ये है। ठीक है बेटे, हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं में परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। एक तो इन्होंने कहा कि डी ब्लॉक तत्व में जब इधर को जाते हैं तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, घटती है, आपको पता है। और आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। कारण बताने हैं क्यों होता है ऐसा, ये दोनों चीजें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी हैं। अगला क्वेश्चन देखो 8वां, इन्होंने कहा अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार, यानी अम्लीय KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, आपको पता है, सिखा रखे हैं सारे रिएक्शन। फेरस सल्फेट से, SO2 से, ऑक्जेलिक अम्ल से, सोडियम थायोसल्फेट से किस तरीके से रिएक्शन करेगा। ये 4 रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में आने के चांस है कि अम्लीय KMnO4 फेरस सल्फेट से कैसे रिएक्शन कर रहा है, SO2 से कैसे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड से कैसे कर रहा है, और सोडियम थायोसल्फेट से। आप इन रिएक्शन को ऐसे लिख लिख कर याद कर सकते हो तो याद करके चले जाना, नहीं तो जैसे मैंने नोट्स में आपको 2-2 टुकड़ों में रिएक्शन लिख कर उसे जोड़ के लिख कर सिखाया, जोड़कर कैसे लिखते हैं हम वैसे कर लेना नोट्स में से अपने। पर आपको ये लिख लिख कर पक्के करके जाने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन है, इनमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख लिख के इन्हें याद कर लो बस। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले, संक्रमण तत्वों एवं लेंथेनाइड के गुणों में समानता एवं भिन्नता, मतलब संक्रमण तत्वों के गुण और लेंथेनाइड के गुण, इनकी तुलना करनी है आपको, समानता और भिन्नता बतानी है। चलो पहले समानता देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कब आया, 2016 में आया था, 2016 में। देखो समानता, सभी संक्रमण तत्व तथा लेंथेनाइड धातु होते हैं। नंबर 2, इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। नंबर 3, इनके अधिकांश यौगिक आयन रंगीन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। इनके अधिकांश आयन अनुचुंबकीय होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। नंबर 4, संक्रमण धातुएं तथा लेंथेनाइड तत्व दोनों ही संकुल बनाते हैं, जिन्हें आप कहते हो उपसह संयोजक यौगिक।
खाली कक्षक होते हैं ना इनके पास, वैकेंट ऑर्बिटल्स, उनके पास डी ऑर्बिटल्स, इनके पास एफ ऑर्बिटल्स, वैसे डी भी खाली होते हैं इनके। नंबर 6, संक्रमण तत्वों के समान लैंथेनाइड भी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। अब गुणों में भिन्नता देख लो आप, यहाँ तो है हमारे पास गुण, और यहाँ है संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व, और यहाँ है लैंथेनाइड। गुणों में भिन्नता, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, n-1 डी में 1 से 10, ns में 2, और इनका 4f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 से 1 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट है। एक परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं श्रेणी में पहले घटती है तथा फिर स्थिर हो जाती है एवं अंत में पुनः बढ़ती है। डी ब्लॉक तत्वों की यदि किसी श्रेणी में आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो परमाणु त्रिज्या पहले घटेगी, फिर स्थिर हो जाएगी, फिर बढ़ेगी लास्ट में जाकर, और इसमें लगातार घटती रहती है। अपूर्ण कक्षक, n-1 डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। इनमें n-2 f कक्षक व n-1 डी कक्षक दोनों अपूर्ण होते हैं, यानी इनकी तो बाहर की एक कक्षा अपूर्ण होती है, इनकी बाहर की 2 कक्षाएं, नहीं 2 नहीं कहना चाहिए, इनकी बाहर की 2 और उनकी बाहर की 3, या फिर डी और एफ के हिसाब से ही बता दो आप, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ज्यादातर इनकी +3 मिलेगी। लैंथेनाइड नॉर्मली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, आपको पता है इस बात का। उसके बाद उत्प्रेरकीय गुण, ये सामान्यतः उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं। उत्प्रेरक तो वो बनेगा जो परिवर्ती संयोजकता दिखाएगा। क्रियाशीलता, ये कम क्रियाशील है, ये संक्रमण तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। उसके बाद चुंबकीय गुण, ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय हो सकते हैं, और ये केवल अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होते हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, निम्न आवेश घनत्व के कारण थोड़ी सी कम होती है संकुल यौगिकों के निर्माण की प्रवृत्ति इनमें। उसके बाद आ जाते हैं हम क्या होता है जब। अब क्या होता है जब जो इस चैप्टर के हैं वे 2 ही चीज के ऊपर आधारित हैं, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट, और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, और उनके रिएक्शन ही है बस, और कुछ नहीं है। और इन रिएक्शन को आपको लिख लिख कर याद करना है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं लिख लिख कर याद करना है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का सांद्र HCl अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। परमैंगनेट है, HCl के साथ गर्म कर रहे, माध्यम अम्लीय है, तो Mn डबल पॉजिटिव आयन बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। इस रिएक्शन को लिख लिख कर आपको याद करके जाना है, 2015-18 में आया है क्वेश्चन। नंबर 2, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस सल्फेट से रिएक्शन आपको लिख लिख कर याद करनी है। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, कभी आप सोचो कि सर अभी इसे समझाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो रिएक्शन है इसमें समझने की इतनी जरूरत नहीं, इन्हें रटने की जरूरत है, पहले ही बता रहा है, स्पष्ट कर रहा, कभी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। इन्हें तो लिख लिख के याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन समझने वाले हैं, जैसे कि मैं समझाता ही हूँ तुम्हें। तीसरा क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के सांद्र विलयन की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन से होती है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन से करनी है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन AgNO3 से, इसे भी आपको लिख लिख कर याद करके जाना है। उसके बाद चौथा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के ठंडे अम्लीय विलयन की क्रिया निम्न ताप पर हाइड्रोजन परऑक्साइड से। पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोजन परऑक्साइड से कैसे रिएक्शन करता है। यदि आपको मैंने नोट्स में कुछ रिएक्शन लिखवा रखे हैं तो वहां से आप आंसर लिख सकते हो, मैं तो समझा के लिखवाए होंगे आपको। पांचवा है पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम क्लोराइड और सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं आप। ये इसी तरह के क्वेश्चन है बेटे, इन्हें ये PDF आपको मिल ही जाएंगे एप्लीकेशन पर, इनमें तो आपको याद करके जाना है बेटे बिल्कुल, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसका रिवीजन भी हमारा पूरा हो गया। कल को मैं 5वां यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, 5वां यूनिट कल हो जाए, कल और परसों में 5वां यूनिट हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारा हो जाए ये कंप्लीट रिवीजन। उसके बाद मैं और फिर दोबारा से एक तीसरे तरीके से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बस प्लेलिस्ट के अनुसार रिवीजन करते रहो, और जिन क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान रखना। आंसर लिखने का तरीका आपका अपना होगा, जैसे आंसर मैं जैसे नोट्स में लिखवाता हूँ वैसे आंसर आपको लिखना है। ओके, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।